बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 11th फिजिक्स फटाफट रिवीजन सीरीज में आज कंटिन्यू करेंगे चैप्टर वेव्स पार्ट 3। मेक श्योर कि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 भी देखे हों, जिससे कि ये पार्ट 3 भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इससे पिछली वीडियो में बच्चों हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये सब पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडिंग वेव्स। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। स्टैंडिंग वेव्स क्या होती हैं? जैसे नाम से ही लग रहा है स्टेशनरी स्टैंडिंग की, हाँ वो एक ही जगह पर ही हैं। तो स्टैंडिंग वेव्स आर द वेव्स दैट रिमेन कन्फाइंड विद इन अ रीजन एंड डू नॉट अपीयर टू मूव। कन्फाइंड मतलब एक फिक्स रीजन में ही रहती हैं, मूव करती हुई नहीं लगती, तो उन वेव्स को बोलते हैं स्टेशनरी वेव्स। दे आर फॉर्म्ड by superposition of two waves of same frequency, same amplitude and same speed but in opposite direction। स्टैंडिंग वेव के लिए दोनों एंड फिक्स्ड होते हैं। तो अगर एक वेव इस तरह से जा रही है तो सेम टाइम पर दूसरी वेव अगर ऐसे आ रही है, तो अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से क्या होगा? y इज इक्वल टू y1 माइनस y2 हो जाएगा ना, कि ये है प्लस में और ये है माइनस में, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है। तो इसके लिए हम दो वेव्स मान लेते हैं। सपोज एक वेव के लिए इक्वेशन है y इज इक्वल टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। यहाँ पे सिंबल की बात है तो हम स्मॉल a भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो y इज इक्वल टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये एक ट्रेवलिंग वेव है। अब दूसरी वेव जो अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, सेम एम्पलीट्यूड की है, अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, तो हम यहाँ पे प्लस साइन लगा देंगे, तो वो के एक्स प्लस ओमेगा टी आ गई। ठीक है ना, इसकी डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट डायरेक्शन। बाकी इन दोनों वेव्स के लिए न्यू, एम्पलीट्यूड और ये ओमेगा, ये सब क्या है? सेम है, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट है। तो अब फिर से हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाते हैं और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 ये करते हैं। तो जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये a तो कॉमन और इधर साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। अब फिर वही हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेते हैं, साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला लगाते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे 2 साइन सी प्लस डी, इन दोनों को ऐड कर दें, ये सी है और ये डी है। दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ओमेगा टी से ओमेगा टी कट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये 2kx अपॉन 2 और यहाँ कॉस सी माइनस डी। तो जब माइनस करेंगे तो ये माइनस के एक्स हो जाएगा, ये माइनस ओमेगा टी। तो के एक्स से के एक्स कट गया और माइनस ओमेगा टी ये हो गया माइनस 2 ओमेगा टी और इसमें भी अपॉन में 2 आ गया। तो ये हो गया 2a साइन के एक्स और फिर वही कॉस माइनस थीटा को कॉस थीटा लिखेंगे तो कॉस ओमेगा टी। तो ऐसे लिख लिया हमने y इज इक्वल टू 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। तो अब ये मिली हमें स्टेशनरी वेव की इक्वेशन। ये अब ट्रैवलिंग वेव की नहीं है, ये है स्टेशनरी वेव की इक्वेशन। अगर हम अभी तक की समरी देखें तो ये स्टेशनरी वेव्स कैसे बनी है? जब इक्वल एम्पलीट्यूड और इक्वल फ्रीक्वेंसी की दो वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं तो वो बनाती हैं स्टेशनरी वेव्स अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब इसमें बनते हैं नोड्स और एंटी नोड्स। नोड्स और एंटी नोड्स का हमको इससे साइन के एक्स की टर्म से पता चलता है। नोड्स हैं वो पॉइंट्स जहां पर डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, मींस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एंटी नोड्स वो पॉइंट्स जहां पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, मींस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो अब नोड्स और एंटी नोड्स की कंडीशन हम देख लेते हैं। इसको ऐसे एक बार जल्दी से समझ लेते हैं एग्जाम्पल से, कि जैसे हमने एक ये स्ट्रिंग ली थी, दोनों एंड इस स्ट्रिंग के फिक्स हो गए। सपोज ये x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू l, मीन्स ये l लेंथ है, स्ट्रिंग की लेंथ l है। तो अब ये जो बाउंड्रीज हैं, ये जो एंड हैं इसके, इन एंड्स पर डिस्प्लेसमेंट को जीरो ही होना चाहिए और जीरो डिस्प्लेसमेंट मतलब यहाँ पर नोड्स बनने चाहिए। तो अब ये स्ट्रिंग दोनों एंड पे फिक्स्ड है तो मतलब डिस्प्लेसमेंट बाउंड्रीज पे तो जीरो ही हो गए। तो इस कंडीशन की वजह से अब ये जो स्ट्रिंग है वो ऐसा नहीं है कि वो किसी भी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर ले। अब कुछ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज ही होती हैं जिन पे ये वाइब्रेट करती है और ये जो स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज होती हैं जिन पर अब ये स्ट्रिंग वाइब्रेट करेगी उनको नॉर्मल मोड्स या हार्मोनिक्स कहा जाता है। जैसे कि अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि यहाँ और यहाँ तो नोट्स बनने ही हैं, तो एक सिचुएशन है कि ये इस तरह से बन जाए,
है ना, ऐसे वाइब्रेट करे। अब ऐसे बनने का मतलब क्या है कि ये हो गई लैम्डा बाय 2। किसकी वैल्यू है? लैम्डा बाय 2, एल की वैल्यू, है ना। यहाँ से यहाँ तक टोटल वैल्यू कितनी है? एल। और वेव की टर्म में इसको हम लैम्डा बाय 2 बोलेंगे। देखिए पूरी वेवलेंथ कब होती है? यहाँ से यहाँ तक, ये एक होती है लैम्डा। लेकिन अभी तो बस इतनी ही बन रही है यहाँ पे, तो ये हो गई लैम्डा बाय 2, तो हमने इसको लैम्डा बाय 2 लिख लिया और ये एल के इक्वल है। तो अब इसी तरीके से यहाँ पर और हार्मोनिक्स भी देखेंगे हम। पहले कंडीशन निकाल लेते हैं नोड्स और एंटी नोड्स की। के एक्स की हेल्प से हम नोड्स और एंटी नोड्स की कंडीशन देखेंगे। तो फॉर नोड्स, नोड्स में हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए? जीरो। तो जीरो डिस्प्लेसमेंट का मतलब है यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए। उस कंडीशन में जो साइन के एक्स है इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? जीरो। अब ये वैल्यू जीरो किसके लिए हो सकती है? अगर यहाँ पर जीरो हो, यहाँ पर पाई हो, यहाँ पर 2 पाई हो, यहाँ पर 3 पाई हो, ऐसे करते करते यहाँ पे n पाई हो, तो सबके लिए ये वैल्यू कितनी आएगी? जीरो। साइन जीरो की वैल्यू जीरो, साइन पाई की वैल्यू जीरो, साइन 2 पाई की वैल्यू जीरो, 3 पाई की वैल्यू जीरो। तो इस तरह से हमें इसका एक क्या जनरल सॉल्यूशन मिला कि ये जो के एक्स है, ये के एक्स एन पाई के इक्वल होना चाहिए और यहाँ पर एन की वैल्यू 0, 1, 2, 3 इस तरीके से होनी चाहिए। ये जो के है, ये के क्या होता है? 2 पाई बाय लैम्डा होता है, तो इस के की जगह हम 2 पाई बाय लैम्डा रख देते हैं। तो 2 पाई बाय लैम्डा एक्स इज इक्वल टू एन पाई। पाई से पाई कैंसिल हो गया और इससे हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई एन लैम्डा अपॉन 2, जहां पे एन की वैल्यू 0, 1, 2 इस तरीके से है। तो ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू एन लैम्डा अपॉन 2। तो अब आप देखिए कहाँ कहाँ पे हमें नोड्स मिलेंगे। ये नोड्स मतलब जीरो डिस्प्लेसमेंट हमें कहाँ कहाँ मिलेगा? n की वैल्यू जीरो रख दें, तो n की वैल्यू जीरो रखेंगे तो x इज इक्वल टू जीरो। यहाँ हमें x इज इक्वल टू जीरो पे नोड मिलेंगे। n की वैल्यू हमने 1 रख दी तो लैम्डा बाय 2 आ गया। n की वैल्यू हमने 2 रख दी तो ये लैम्डा आ गया। n की वैल्यू हमने 3 रख दी तो 3 बाय 2 लैम्डा आ गया। तो इन सभी वैल्यूज पर हमें क्या मिलेंगे? नोड्स मिल जाएंगे। कंडीशन फॉर एंटी नोड्स। अब एंटी नोड्स के लिए बिल्कुल इसी की हेल्प से देखिए, साइन के एक्स जीरो है तो अब क्या आना चाहिए एंटी नोड्स के लिए? साइन के एक्स मस्ट बी इक्वल टू प्लस माइनस 1, मैक्सिमम वैल्यू आनी चाहिए। एंटी नोड्स मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के लिए साइन के एक्स की वैल्यू या तो 1 हो या माइनस 1 हो। और साइन का मैग्नीट्यूड 1 कब होता है? पाई बाय 2 के लिए, 3 पाई बाय 2 के लिए, 5 पाई बाय 2 के लिए, है ना। तो एक जनरल सॉल्यूशन जो बना वो क्या बना? 2n प्लस 1 और यहाँ पाई बाय 2, ये एक जनरल सॉल्यूशन बना। तो इसको ही हम इस तरीके से लिख लेते हैं हम कि के एक्स कितना होना चाहिए? के एक्स होना चाहिए 2n प्लस 1 पाई बाय 2 और इसमें n की वैल्यू अगर हम 0 रख दें तो क्या जाएगा? पाई बाय 2। n की वैल्यू अगर हम 1 रख दें तो ये आ गया 3 पाई बाय 2 और ऐसे ही n की वैल्यू हम 2 रख दें तो 5 पाई बाय 2। तो मीन्स के एक्स की वैल्यू 2n प्लस 1 पाई बाय 2 होनी चाहिए। अब यहाँ पे k को फिर से हम क्या रख दें? 2 पाई बाय लैम्डा। तो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2। तो अब यहाँ पाई से पाई हो गया कैंसिल और तो ये x की वैल्यू आ गई 2n प्लस 1 और एक 2 यहाँ और इसको हम ऐसे लैम्डा बाय 2 ऐसे रख देते हैं। अब देखिए इसमें हम n इज इक्वल टू 0, 1, 2 ऐसे वैल्यूज रख के एक बार चेक कर लेते हैं। तो मीन्स n इज इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू क्या आ गई? लैम्डा बाय 4, मतलब 1/4 वेवलेंथ हो गई है। तो इसको भी हम डायग्राम से चेक करते जाते हैं कि यहाँ पर n है, यहाँ n है, तो एक हमने ये ऐसे बनाया हमने, तो एंटी नोड कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा ना एंटी नोड। ये पूरी डिस्टेंस l है, मतलब ये लैम्डा बाय 2 है। तो अब ये कितनी हो गई? ये हो गई लैम्डा बाय 4। तो लैम्डा बाय 4 पे क्या आ गया? लैम्डा बाय 4 पे हमें मिल गया ये एंटी नोड। ऐसे ही अगर हम n को 1 रख देते हैं तो देखिए यहाँ पे 2 और 1 3, 3 बाय 2 मतलब 3 लैम्डा बाय 4। अब 3 लैम्डा बाय 4 के लिए 3 लैम्डा बाय 4 पे बनेगा एंटी नोड। तो 3 लैम्डा बाय 4 का मतलब क्या है
कि अब हम इस तरीके से बना रहे हैं इसको। तो एंटी नोड हमें यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। तो ये है लैम्डा बाय 4 और देखिए ये यहाँ से यहाँ तक ये कितना है? ये हो गया 3 लैम्डा बाय 4 है ना? लैम्डा का 3/4 हो गया। तो यहाँ पे हमको एंटी नोड मिल रहा है। सही हो गया ये? ये वाला हमारा किसके लिए है? n इज़ इक्वल टू 1 के लिए। तो अब ऐसे ही n इज़ इक्वल टू 2 के लिए देखें, तो n इज़ इक्वल टू 2 के लिए यहाँ फॉर्मूले से देखिए, ये है ना हमारा फॉर्मूला। तो इससे जब हम n की जगह 2 रखेंगे तो 2 टू द 4 प्लस 1 5 लैम्डा बाय 4 आ जाएगा। इसके लिए x इज़ इक्वल टू आया 5 लैम्डा बाय 4। तो यहाँ पे हमें एंटी नोड्स मिलेंगे। तो चलिए इसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं कि हमने ये इस तरीके से ड्रॉ किया। तो यहाँ तो 2 तक बन गए थे ना? अब इसमें और एक क्या पॉसिबिलिटी है? ये इस तरीके से भी ऐसे भी वाइब्रेट कर सकता है कि यहाँ पर हमें नोड्स मिल जाएं। तो यहाँ हमें एंटी नोड, यहाँ एंटी नोड और यहाँ एंटी नोड मिलेगा। तो अब इसके लिए वैल्यूज चेक कर सकते हैं। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक है लैम्डा, ठीक है, मीन्स यहाँ तक ये लैम्डा बाय 2 है। तो ये कितना है? लैम्डा बाय 4। इस पे हमने चेक कर लिया था। और उसके बाद ये आया यहाँ पे 3 लैम्डा बाय 4, यहाँ पे भी हम चेक कर चुके हैं। अब इसको देखते हैं। देखिए ये यहाँ तक पूरा कितना है? लैम्डा, और ये यहाँ से यहाँ तक लैम्डा बाय 4। तो अब ये टोटल कितना आया यहाँ से यहाँ तक? लैम्डा प्लस लैम्डा बाय 4। तो ये कितना आ गया? 5 लैम्डा बाय 4। ठीक है, तो 5 लैम्डा बाय 4 पे हमें मिल गया। तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो बच्चों ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम प्रॉपर नोट्स देख लेते हैं। ठीक है ना, कैसे सॉल्व किया है हमने वो सब डिटेल में देख लिया। अब यहाँ नोट्स देख लेते हैं हम। ये नोड्स, ये हमें समझ आ गया कि नोड्स की क्या पोजीशन होती है। एंटी नोड्स ये भी देख लिया हमने। ये जो फॉर्मूला है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 4। अब यहाँ पर आप ये पॉइंट देख रहे हैं, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव एंटी नोड्स इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी है, द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नोड्स इज लैम्डा बाय 2। तो दो नोड्स के बीच की डिस्टेंस, दो एंटी नोड्स के बीच की डिस्टेंस ये लैम्डा बाय 2 होती है। ये हम डायग्राम से एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये स्टेशनरी वेव्स के लिए, तो ये है नोड्स। तो अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, दो नोड्स के बीच की डिस्टेंस ये कितनी हमें दिख रही है कि ये वेवलेंथ का हाफ है, क्योंकि वेवलेंथ कहाँ जाके पूरी होगी? सपोज ये वाली वेव हम ऐसे चलाएं तो ये यहाँ जाके इस तरीके से एक इसकी वेवलेंथ ये कंप्लीट होगी यहाँ से यहाँ तक लैम्डा। तो मींस ये नोड से नोड्स तक की डिस्टेंस कितनी हो गई? लैम्डा बाय 2 हो गई। किसी दूसरी वेव में भी देख लेते हैं हम कि यहाँ पर भी ये नोड्स और ये नोड्स, तो ये डिस्टेंस भी कितनी हो गई? लैम्डा बाय 2, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये लैम्डा है। सेम ऐसे ही यहाँ पर देख लेते हैं हम कि यहाँ से यहाँ तक नोड्स से नोड्स तक की डिस्टेंस, तो ये यहाँ से यहाँ तक जाकर हो रही है ये लैम्डा। ठीक है, तो ये इसका हाफ है, तो ये लैम्डा बाय 2 हो गई। ऐसे ही एंटी नोड्स में भी देख लेते हैं। ये एंटी नोड, ये एंटी नोड, तो हम देख सकते हैं कि इनके बीच की डिस्टेंस भी ये लैम्डा बाय 2 है, क्योंकि ये यहाँ से ये हो गया 1/4 और 1/4 ये हो गया, तो ये मिलके लैम्डा बाय 2 हो गया। ठीक, तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब नॉर्मल मोड्स ऑफ स्टैंडिंग वेव्स, नॉर्मल मोड्स भी आपको क्लियर हो गया होगा कि जो नेचुरल पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज हैं किसी स्ट्रिंग के लिए, वो है उसके नॉर्मल मोड्स। तो कोई स्ट्रिंग दोनों एंड पर फिक्स है, स्टेशनरी वेव्स बन रही हैं, हम मान ले रहे हैं कि इसकी लेंथ है स्ट्रिंग की l, यहाँ x इज इक्वल टू 0, यहाँ x इज इक्वल टू l हो गया। तो ये हमने कंडीशन निकाल ली थी, x इज इक्वल टू n लैम्डा बाय 2। अब यहाँ x की जगह हमने l रख दिया और ऐसे करके लैम्डा की वैल्यू देखी। तो लैम्डा क्या आ गया? 2x अपॉन n, और x की जगह क्या रख दिया हमने? l, और एक ही हम जनरल वैल्यू ले रहे हैं इसलिए हमने इसको लैम्डा n रख दिया, जहां पर n की वैल्यू 1 2 3 है। अब आप ये तो नहीं कंफ्यूज होंगे कि यहाँ तो n की वैल्यू 0 से स्टार्ट की है, तो ये हमने पोजीशन के लिए की है, और यहाँ वेवलेंथ के लिए। जब स्टेशनरी वेव्स बन रही हैं तो वेवलेंथ तो 0 नहीं होगी ना, इसलिए हमने वैल्यूज 1 से स्टार्ट कर दी हैं ये। अब हमें क्या चाहिए? इसमें नॉर्मल मोड्स में फ्रीक्वेंसी कौन कौन सी पॉसिबल है वो निकालना है। तो अब लैम्डा की हेल्प से हम फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा फॉर्मूला, जिससे न्यू इज इक्वल टू v अपॉन लैम्डा हो गया, और ये लैम्डा की वैल्यू 2l अपॉन n हमने यहाँ पर रख दी।
तो इस तरह से हम न्यू को अरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं एन वी अपॉन 2L, ठीक है, जिसमें एन की वैल्यूज 1 2 3 इस तरीके से हैं। अब आ जाते हैं हम हार्मोनिक्स पर। तो इसमें हम पहले फंडामेंटल मोड मतलब जो लोएस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी है उसको देखते हैं। तो लोएस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी के लिए ये जो फॉर्मूला है इसमें हम एन की वैल्यू 1 रख देंगे। तो एन की वैल्यू 1 रखी तो ये आ गई हमारे पास μ1 मतलब फंडामेंटल मोड और फर्स्ट हार्मोनिक, ये फ्रीक्वेंसी आ गई μ1। अब बस सेम ऐसे ही एन की जगह 2 रखेंगे तो हमारे पास μ2 की वैल्यू आ जाएगी सेकेंड हार्मोनिक। इसी तरह से एन की वैल्यू 3 रखेंगे तो थर्ड हार्मोनिक, ये μ3 आ गई। अब इनकी वैल्यूज अगर हम कंपेयर करें तो μ1 की वैल्यू है v/2L और μ2 की वैल्यू क्या है 2 μ1, क्योंकि ये आ गई 2v/2L, तो 2 टाइम्स है ये μ1 का। ऐसे ही μ3 ये μ1 का 3 टाइम्स है, तो ये μ3 आ गया 3 μ1। तो ये फर्स्ट हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक और थर्ड हार्मोनिक इनका रेशो देखा तो 1:2:3 एंड सो ऑन ऐसे ही आता चला जाएगा। तो हमें क्वेश्चन में यही कई बार प्रूव करने के लिए आ जाता है कि शो दैट द रेशो ऑफ फ्रीक्वेंसीज इज इक्वल टू 1:2:3 एंड सो ऑन। अब जब हमें ये फंडामेंटल मोड्स, हार्मोनिक्स, ये सब हमें यहाँ पर समझ में आ गए हैं तो अब हम ऑर्गन पाइप स्टार्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, ऑर्गन पाइप्स एंड बीट्स, यही 2 टॉपिक्स हमारे बचे हैं। तो इनको कंप्लीट करके कुछ एक दो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे। तो इस वीडियो में आपको आई होप कि सब समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई भी इनसे रिलेटेड आपके डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।